हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने देखा था रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट को। प्रिंसिपल और एजेंट के क्या रिलेशन होते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या हैं, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी हो सकती है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट में एक था ड्यूटी टू एक्सिक्यूट मैंडेट, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम, ड्यूटी टू रीजनेबल केयर एंड स्किल, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल, conflict of duty and interest, duty not to make sacred profit, duty to remit sums, duty to maintain accounts, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। इसको हमको देखना था, पीछे जो बाकी ड्यूटीज़ थी उसको उन लोगों ने पिछले वीडियो में डील कर चुके थे। लेकिन क्या एजेंट अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है? क्या एजेंट अपने जो कार्य उसको दिया है प्रिंसिपल ने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहता है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। सेक्शन 190 अगर हम पढ़ते हैं, सेक्शन 190 कहता है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of the agency, a sub-agent must be employed। सेक्शन 190 स्पष्ट कहता है कि अभिकर्ता प्रत्यायोजन कब नहीं कर सकता है, वो एक कंडीशन बताता है। मतलब सेक्शन 190 ये बताता है कि कुछ कंडीशंस हैं जहां पे प्रत्यायोजन वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। तो सेक्शन 190 ये कहता है कि हाँ, एक तरफ तो ये बात करता है कि जो अभिकर्ता होता है, एजेंट होता है, वो अपनी ड्यूटी को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पर वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, किसी अन्य को सौंप सकता है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, इसका एक फेज भी है, डेलीगेटस नन पोटेस्ट डेलीगेयर। मतलब कोई व्यक्ति जिसको खुद पावर दिया गया है वो अपनी पावर को किसी दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता। द पर्सन होम सम ऑथोरिटी हैज बीन डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेट that authority to another person। बट सेक्शन 190 को जो हम पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 190 क्या कहता है कि कोई अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए जिनका स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने का भार उसने अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से ले लिया है, माने एज एजेंट उसने ले लिया है कि उस काम को वह स्वयं करेगा, तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो विधि पूर्वक नियोजन नहीं कर सकता है, लेकिन तब के सिवाय नहीं कर सकता है। कुछ कंडीशन है जहां पे वो कर सकता है, जबकि उपाभिकर्ता मतलब सब एजेंट का नियोजन व्यापार की रूढ़ी में हो, कस्टम में हो, या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो, जरूरी हो। तो सेक्शन 190 कहता है कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट द पावर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि एजेंट कब पावर को डेलीगेट कर सकता है। सो अगर हम ये देखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190, सेक्शन 190 अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 एजेंट कैन नॉट अपॉइंट सब एजेंट बट सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल? नेचर ऑफ एजेंसी, कार्य की प्रकृति इस तरह की है जहां पे उसको डेलीगेट पावर करना है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें उसको उपाभिकर्ता सब एजेंट डेलीगेट किया जाता है, तो वहाँ वो डेलीगेट कर सकता है। कस्टम ऑफ ट्रेड, जहाँ पे वो ऐसी रूढ़ी है। वेयर एन एक्ट डज नॉट रिक्वायर पर्सनल स्किल, पर्सनल स्किल की बात जहाँ नहीं आती है। एंड विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पर प्रिंसिपल की सहमति है, प्रिंसिपल की सहमति से उपाभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ये कुछ कंडीशन है। एक वर्ड आता है उपाभिकर्ता, सब एजेंट। सेक्शन 191 सब एजेंट को डिस्क्राइब करता है।
सेक्शन 199 इतना ही कहता है, डिफाइन करता है सब एजेंट को कि ए सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। सब एजेंट कौन है? सब एजेंट वो है जो एजेंसी का जो कारोबार है उसमें मूल अभिकर्ता, जो मेन अभिकर्ता है, मेन एजेंट है, उसके द्वारा इसका एम्प्लॉय किया जाता है, नियोजित किया जाता है और उसके कंट्रोल में ये काम करता है। किसके कंट्रोल में? एजेंट के कंट्रोल में जो काम करता है, जो एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो कौन है? वो है सब एजेंट। तो ये है आपका सब एजेंट की परिभाषा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191। अब एक प्रश्न आता है कि सब एजेंट की बहाली हो गई, तो सब एजेंट की बहाली होने के बाद सब एजेंट और जो अभिकर्ता हैं एजेंट, सब एजेंट, अब यहाँ पे अगर कोई सब एजेंट आ जाता है तो एक तो हो गए सब एजेंट, दूसरा हो गया प्रिंसिपल और तीसरा हो गया एजेंट। तो ये जो सब एजेंट है, प्रिंसिपल है, इन लोगों के बीच क्या संबंध होता है? इन लोगों के क्या ड्यूटीज होते हैं, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज पड़ते हैं? थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन है, उसके साथ कोई रिलेशन बना रहा है, तो क्या बनेंगे ड्यूटी प्रिंसिपल के? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको हम लोग देखेंगे किसमें आगे, कि सब एजेंट की अगर कोई नियुक्ति हो जाती है तो मालिक, अभिकर्ता तथा उपाभिकर्ता मतलब सब एजेंट, इसके रिलेशन पे, इसके संबंध पे क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके संबंध को अगर हमको देखना है तो हमको दो कंडीशंस यहाँ भी देखते होंगे। ये कंडीशन देखने होंगे कि जो सब एजेंट की नियुक्ति हुई है वो इम्प्रॉपर डेलीगेशन है, अनुचित नियुक्ति है, या प्रॉपर डेलीगेशन है। इम्प्रॉपर डेलीगेशन है या प्रॉपर डेलीगेशन है। अगर ये इम्प्रॉपर डेलीगेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 193, सेक्शन 193 बात करता है इम्प्रॉपर डेलीगेशन के बारे में। सेक्शन 192 आप देखेंगे, वहां बात करता है प्रॉपर डेलीगेशन के बारे में। अगर ये इनप्रॉपर डेलीगेशन है मतलब अनुचित नियुक्ति की गई है सब एजेंट की, तो कहता है सेक्शन 193 कि वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग ऑथोरिटी टू डू सो, सेक्शन 190 जो है वो क्या है, और बात करता था ऑथोरिटी के बारे में भी, किस कंडीशंस में वो बहाल कर सकता है। सेक्शन 193 क्या कहता है? वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग ऑथोरिटी टू डू सो, बिना किसी ऑथोरिटी के वो क्या कर रहा है? हैज अपॉइंटेड ए पर्सन टू एक्ट एज ए सब एजेंट, एक सब एजेंट बहाल कर देता है, अपॉइंट कर देता है। द एजेंट स्टैंड टुवर्ड सच पर्सन इन द रिलेशन of a principal to an agent and is responsible for his act both to the principal and to third person. The principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed, nor is that person responsible to the principal. स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर इन प्रॉपर डेलीगेशन है और किसी एजेंट ने, ये एजेंट है और एजेंट ने क्या किया, एक सब एजेंट बहाल कर दिया, सब एजेंट बहाल कर दिया, एजेंट ने सब एजेंट बहाल कर दिया, तो सेक्शन 193 कहता है कि इम्प्रॉपर अगर बहाली हुई है, जिसका कोई अधिकार नहीं था उपाभिकर्ता को बहाली नियुक्त करने का, उसकी कोई हैसियत नहीं थी कि वो सब एजेंट क्या करे, उसको नियुक्त करे, तो अभिकर्ता जो है, ये एजेंट जो है, ठीक उसी तरीके से काम करेगा जैसे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल क्या होता है? लेवल होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सब एजेंट के किए गए काम के लिए सब एजेंट अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट करता है, इस मिस्टर XYZ के साथ कुछ भी करता है, तो उसके लिए कौन लेवल होगा? सीधा एजेंट लेवल होगा। एजेंट यहाँ पे सब एजेंट के लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से प्रिंसिपल हो जाएगा। एजेंट प्रिंसिपल है और ये इसका एजेंट है। अगर कोई इम्प्रॉपर डेलीगेशन, अनुचित नियुक्ति है, तो वैसे कंडीशंस में ये कहता है सेक्शन 193 स्पष्ट इस तरह का प्रावधान देता है।
ठीक वैसी ही स्थिति हो जाती है जैसे एजेंट की मालिक के प्रति होती है। और एजेंट जो है इसके प्रति तो उत्तरदायी होगा ही होगा, सब एजेंट के लिए मालिक के प्रति भी उत्तरदायी होगा और इस थर्ड पर्सन के प्रति भी उत्तरदायी होगा। अगर थर्ड पर्सन को इसके काम से, सब एजेंट के काम से किसी तरह का प्रॉब्लम्स होता है इस थर्ड पर्सन को, तो उसके लिए भी एजेंट उत्तरदायी होगा। और अगर उसका प्रभाव मालिक पे पड़ता है तो उसके लिए भी एजेंट उत्तरदायी होगा, अगर ये नियुक्ति इम्प्रॉपर डेलीगेशन में होती है तो। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो सब एजेंट बहाल होता है, वो मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो एजेंट का करता है। इसलिए जो सब एजेंट है, ना तो मालिक इसके लिए उत्तरदायी है और ना वो मालिक के लिए उत्तरदायी है। सारे का सारे किस पे आ जाते हैं? एजेंट पे आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा है सब एजेंट की नियुक्ति प्रॉपर डेलीगेशन के साथ होती है। अब प्रॉपर डेलीगेशन के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 192। सेक्शन 192 कहता है कि भाई प्रॉपर डेलीगेशन हो सकता है तो वहाँ पे क्या होगा, उचित तौर पर अगर कोई उपाभिकर्ता मतलब सब एजेंट नियुक्त करता है तो क्या है, जहाँ की उपाभिकर्ता मतलब सब एजेंट उचित तौर पर नियुक्त किया जाता है, वहाँ जहाँ तक पर व्यक्तियों का संबंध है, मान लीजिए कि कोई सब एजेंट यहाँ बहाल हो रहा है, सब एजेंट बहाल हो रहा है और ये नियुक्ति क्या है, ये प्रॉपर डेलीगेशन है। तो जहां तक पर व्यक्ति का संबंध है, मतलब XYZ पर व्यक्ति का संबंध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह सब एजेंट करता है। यह सब एजेंट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ कुछ भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बना रहा है तो सीधे किसका कर रहा है? प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इम्प्रॉपर जहां डेलीगेशन था वहां वो प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, लेकिन वही प्रॉपर डेलीगेशन है तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रिंसिपल का। ठीक है। और मालिक उसके कार्य से वैसे ही आबद्ध हो जाएगा, उसके लिए ऐसा ही उत्तरदायी होगा जैसे मालिक ने मूल रूप से जैसे अभिकर्ता दायित्व होता है। मतलब सब एजेंट की प्रॉपर अगर नियुक्ति है तो उसके जो रिलेशंस अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ बनते हैं तो उसके लिए मालिक क्या होगा? मालिक वैसा ही बन जाएगा जैसे मालिक अगर कोई एजेंट बहाल करता और एजेंट के किए गए काम अगर थर्ड पर्सन के साथ होते तो मालिक जैसे बंध जाता था वैसे ही सब एजेंट के किए गए कामों के लिए भी बंध जाएगा। ठीक है। अभिकर्ता भी इसमें इस ऐसे कंडीशन में जो एजेंट होता है वो भी सब एजेंट के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी काम सब एजेंट करता है तो एजेंट भी उसके लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन सब एजेंट की क्या है उत्तरदायित्व है? सब एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सब एजेंट अपने कार्य के लिए, सब एजेंट कोई काम करता है तो अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो एजेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। सब एजेंट एजेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर वही सब एजेंट जानबूझ करके कोई फ्रॉड कर रहा है, हाँ, या कोई विलफुल रॉन्ग कर रहा है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में ये मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। अन्यथा अगर वो जानबूझ करके फ्रॉड रॉन्ग नहीं कर रहा है तो सब एजेंट अपने किए गए कामों के लिए, सब एजेंट अपने किए गए कामों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सब एजेंट किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अपने किए गए कामों के लिए एजेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, प्रॉपर डेलीगेशन है तो सब एजेंट ने जो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन बनाए हैं उस थर्ड पर्सन के लिए उत्तरदायी कौन है? प्रिंसिपल है। लेकिन सब एजेंट को प्रिंसिपल अगर चाहे, अगर सब एजेंट ने कोई कपट नहीं किया है, कोई फ्रॉड नहीं किया है तो प्रिंसिपल के प्रति कोई उत्तरदायित्व इसकी नहीं बनती है। हाँ, सब एजेंट की उत्तरदायित्व किसके प्रति बनती है? अपने एजेंट के प्रति बनती है। तो ये है आपका सेक्शन 192। तो 192
क्या कहता है? 192 कहता है कि अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड पर्सन फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा किस मामले में? थर्ड पर्सन के लिए, फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट। सब एजेंट कोई काम करता है तो थर्ड पर्सन के लिए वो क्या होगा? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एजेंट। एजेंट जो है, मेन एजेंट जो है, मूल जो अभी करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के लिए। और तीसरी बात, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। सब एजेंट तो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन कब? जब वो फ्रॉड करता है या विलफुली रॉन्ग करता है तब, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये है प्रॉपर डेलीगेशन के केस में। अब इसमें एक केस है कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन वर्सेस ब्रेकलिक बैंक। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक सब एजेंट है, उसने अपने प्रिंसिपल के माल का बीमा नहीं करवाया और उस माल क्या हुआ, जो जो माल था वो आग लग गई उसमें, जिसके कारण वो जल गया, वो नष्ट हो गया। तो अगर उपाभिकर्ता ने, उसका प्रॉपर डेलीगेशन है और उपाभिकर्ता जो सब एजेंट है उसने कोई काम नहीं किया, जबकि उसने कोई जानबूझ करके ना तो फ्रॉड किया था, ना ही कपट किया था, इस तरह का कुछ किया नहीं था, तो क्या उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल के प्रति बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 192 स्पष्ट कहता है कि सब एजेंट लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल के प्रति। सब एजेंट किसके प्रति लायबल होगा? एजेंट के प्रति होगा। इसलिए सब एजेंट को लायबल यहाँ पे प्रिंसिपल के, मालिक के प्रति लायबल नहीं ठहराया गया। एजेंट के प्रति तो वो होगा, मूल अभिकर्ता के प्रति तो होगा, क्योंकि उचित रूप से जो नियुक्ति होती है उसमें संविदात्मक संबंध प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में उत्पन्न नहीं होते। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत यहां पे आ जाता है। हाँ, फ्रॉड करे या विलफुल रॉन्ग करे तो वहां पे सीधा संबंध बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192, और वहां पे वो दायी ठहराया जा सकता है। दूसरा एक केस है सुमन सिंह वर्सेस एनसी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का। इस बात में भी वही हुआ। इस बात में भी एनसी बैंक को कुछ रुपया जालंधर के रहने वाले थे प्रीतम सिंह, उन तक पहुंचाने के लिए दिया गया कि भाई आप प्रीतम सिंह को पैसा पहुंचा दो। एनसी बैंक को कहा गया। एनसी बैंक ने क्या किया? एनसी बैंक ने खुद नहीं दे करके उसने एक बम्बई शाखा था पीएनबी का, उसको सौंप दिया कि भाई आप पहुंचा दो। जालंधर का पंजाब नेशनल बैंक को बोला कि आप पहुंचा दो, और पीएनबी ने वो पैसा दिया तो, लेकिन गलत व्यक्ति को दे दिया। यहाँ पे पीएनबी क्या हो गया? सब एजेंट हो गया। अब सब एजेंट के काम के लिए सीधा वो जो व्यक्ति जिसने एनसी बैंक को दिया था वो सीधा पीएनबी को नहीं बोल सकता है, इसलिए पीएनबी यहाँ पे दायी नहीं ठहराया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192। तो ये सेक्शन 192 और सेक्शन 193 प्रॉपर डेलीगेशन और इनप्रॉपर डेलीगेशन के बारे में बात करता है। एक और टर्म है इसमें, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, स्थानापन्न अभिकर्ता। सेक्शन 194 और सेक्शन 195 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में बताया गया। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? जब आप सेक्शन 195 को देखेंगे, वहां पे कहा गया है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में, अपने मालिक के लिए ऐसा अभिकर्ता चुनता है। कौन? अभिकर्ता ही अपने मालिक के लिए अभिकर्ता एक व्यक्ति को चुनता है, और ठीक उसी प्रकार से चुनता है जैसा एक बुद्धि वाला व्यक्ति, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति चुनता, और वो उनके कहने पे ऐसा करता है या वैसा आवश्यक है, तो वह ऐसे चुने गए अभिकर्ता के कार्यों की उपेक्षा के लिए वो मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये तो कहता है सेक्शन 195। लेकिन सेक्शन 194 क्या कहता है? सेक्शन 194 कहता है कि जहां तक अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, किसी अन्य व्यक्ति को तदनुसार नामित कर देता है, वहां ऐसा व्यक्ति उपाभिकर्ता नहीं, वरन वह अभिकरण के कारोबार के ऐसे भाग के लिए जो उसे सौंपा गया है मालिक का अभिकर्ता समझा जाएगा। मींस सेक्शन 194 कहता है कि
अगर कोई एजेंट है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको ये अथॉरिटी मिली हुई है मालिक की ओर से, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, बहाल कर दे, प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करने के लिए बहाल कर दे, ऐसा उसको ये अथॉरिटी मिला हुआ है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। और ऐसे अथॉरिटी के अंदर रहते हुए वो वैसे किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है, वो अन्य व्यक्ति का नाम भेज देता है, भाई ये इसकी बहाली कर लीजिए। तो वो जो अन्य व्यक्ति इस रूप में बहाल किया जा सकता है उसको ठीक उसी प्रकार समझा जाएगा जिससे वो मालिक के मूल एजेंट के रूप में काम कर रहा है, न कि एजेंट के सब एजेंट के रूप में। तो जब वो मूल एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसके सीधे संबंध किससे बन जाएंगे, उसके सीधे संबंध प्रिंसिपल से बन जाएंगे। प्रिंसिपल से ये सीधे संबंध किसका बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट एजेंट का बन जाएगा, सीधा संबंध। अगर इस तरह से बहाली एजेंट ने किया है, लेकिन कब किया, क्योंकि उसको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी थी। इसके कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन कहता है ए डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर टू सेल हिज स्टेट बाय ऑक्शन। ऑक्शन के द्वारा अपनी संपत्ति को बेचने के प्रयोजन से एक एम्प्लॉय करने के लिए ऑक्शनर एम्प्लॉय किया जाता है, नीलामकर्ता नियोजित करने का वो निर्देश दिया हुआ है, और वो उसको क्या एम्प्लॉयमेंट करता है, कौन, एजेंट। और एजेंट जब उसका एम्प्लॉय उसको बहाल कर रहा है तो वो जो नया बहाली हो रहा है, नीलामकर्ता बहाल हो रहा है, वो सब एजेंट नहीं है, वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूट एजेंट है। और वो एक तरह से जो मालिक है ए है उसका वो अभिकर्ता है। अब मालिक पूरी तरह से उसके लायबल है, वो ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे मालिक और एजेंट के बीच में होता है। वो जो एजेंट था पहले वो इसके लिए उसके कामों के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है इसका। ए ऑथराइज्ड बी ए मर्चेंट इन कैलकाटा टू रिकवर द मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी एंड कंपनी। बी instructs D, a solicitor, to take legal proceeding against C and company for the recovery of the money. D is not a sub-agent but is a solicitor for A. यहाँ भी क्या है, यहाँ पे आप उसको बहाल कर रहे हैं कि भाई रिकवरी करो धन का, और उसके लिए आप ये कहते हैं कि आप एक ऐसा करो, एक सॉलिसिटर बहाल कर दो लीगल प्रोसीडिंग चलाने के लिए उस कंपनी को। तो आपके कहने पे वो सब एजेंट क्या कर रहा है, बहाल कर रहा है। तो एजेंट सिर्फ बहाल कर रहा है, उससे वो सब एजेंट नहीं हो जाएगा। वो क्या होगा, वो ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे वो सब्स्टिट्यूट एजेंट है, और वो मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा, वो एजेंट के रूप में काम करेगा, और उसके किए गए सारे कार्य ठीक उसी प्रकार से मालिक के प्रति या थर्ड पर्सन के प्रति बाध होंगे जैसे मालिक और एजेंट के होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट एजेंट और मालिक में क्या होता है, संविदात्मक संबंध उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, सिर्फ अभिकर्ता का यह कर्तव्य बताया गया है कि भाई आप, ठीक है, आपको चुनने के लिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195। जब आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को चुनने के समय आप वैसा ही रूप में कार्य कीजिए जैसे एक प्रज्ञावान व्यक्ति, या आप अपने मामलों में जितना ध्यान देते करते तो आप करते, आपको उतना उचित ध्यान यहाँ पे देना है। तो ये था आपका ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ड्यूटीज ऑफ एजेंट में आपने कई तरह के ड्यूटीज एजेंट को देखें। तो ये आपका था। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट की जहाँ कुछ ड्यूटी हैं उस वहीं पे एजेंट्स के बहुत सारे राइट्स भी हैं। तो एजेंट्स के राइट्स क्या हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।